भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल करते हैं। ये इतिहास को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। आज की पीढ़ी को पिछली कई बातें पता नहीं होती है तो उनको भ्रमित करा जाता है। अब देखिए, मैं तथ्यों पे जाती हूँ। शिवसेना के लिए बार बार कहा जाता है कि शिवसेना की विचारधारा भाजपा जैसी विचारधारा है, परंतु क्या आपको पता है कि शिवसेना को 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था और इसकी स्थापना करने के बाद उन्होंने बहुत कुछ किया शिवसेना के माध्यम से, मगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच में कई बार अलायंस टाइप की चीज़ें हुई, सपोर्ट समर्थन टाइप की चीज़ें हुई, मगर सत्ता में आने के लिए या सत्ता में आए ऐसा नहीं हुआ। केवल इतना फर्क है, आज जो भाजपा और कांग्रेस का अलायंस बना है महाराष्ट्र में और जो पहले था। तो मैं आपको बता दूं कि सुहास पालशिकर ने एक आर्टिकल लिखा द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, जहां उन्होंने बताया कि राम राव आदिक जो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, वे शिवसेना की सबसे प्रथम रैली में मौजूद थे। धवल कुलकर्णी, जिन्होंने द कजिन्स ठाकरे उद्धव एंड राज एंड इन द शैडो ऑफ द सेना एक किताब जो है लिखी है, उन्होंने कहा है उसमें कि 60 के दशक में और 70 के दशक में शिवसेना सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ आई है जब भी लेफ्ट को काउंटर करना होता था लेबर यूनियंस के मामले में मुंबई में। इसके अलावा 1971 में शिवसेना और कांग्रेस ओ ने 3 कैंडिडेट्स लोकसभा के लिए उतारे थे मुंबई और कोंकण के रीजन में, लेकिन वे जीत नहीं पाए थे। जानते हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी आजकल बहुत बोलते हैं, आपातकाल। 1977 के आपातकाल, इसका समर्थन किसने किया था? हम तो माफी मांग चुके हैं उसके बारे में, लेकिन इसका समर्थन किया था बाला साहेब ठाकरे ने। और उस साल जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें अपना कोई कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारा था क्योंकि वे चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जीते। 1977 में मुरली देवरा ने मेयर का इलेक्शन लड़ा था और उनको पूरी तरह से समर्थन मिला था बाला साहेब ठाकरे और उनकी शिवसेना का। इतना कि उस समय जो वसंतराव नायक थे, जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के 1963 से 1974 तक, उनका मजाक उड़ाया जाता था शिवसेना का, ये कह के कि ये वसंत सेना बन गई है। पालशिकर ने एक और बात लिखी है कि 1978 में जब शिवसेना ने जनता पार्टी के साथ अलायंस बनाने की कोशिश करी मगर ये कामयाब नहीं हुआ, तो शिवसेना ने कांग्रेस आए यानी कि कांग्रेस इंदिरा गांधी के साथ अलायंस किया था और 33 कैंडिडेट्स विधानसभा के चुनावों में उतारे थे। लेकिन उस समय आपातकाल की वजह से जो एंटी इंदिरा गांधी वेव चल रहा था, ये 33 के 33 जो हैं चुनाव हार गए थे। इसके बाद आते हैं मुस्लिम लीग। सेना ने मुस्लिम लीग के साथ भी अलायंस किया था और जय महाराष्ट्र नाम की किताब जो शिवसेना पे लिखी गई है प्रकाश अकोलकर के द्वारा, उन्होंने लिखा है कि मुंबई के मेयर चुनाव जीतने के लिए 1970s में, उस दशक में, शिवसेना ने मुस्लिम लीग के साथ भी अलायंस किया था और इसके लिए बाला साहेब ठाकरे ने मुस्लिम लीग के लीडर GM बनातवाला के साथ एक ही मंच पर वे मौजूद थे, मस्तान तलाव नागपाड़ा साउथ मुंबई में। सेना के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक शिवसेना कल आज उदय लिखी है और उसमें ये बताया है कि शिवसेना का जिस तरीके से कांग्रेस के साथ एक समर्थन होता था कांग्रेस पार्टी का,
ताकि जो ट्रेड यूनियन से इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंच रहा था उसको खत्म करने में मदद मिलती थी। और इसके लिए उन्होंने मधु दंडवते के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ भी 1968 में अलायंस किया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये 80 के दशक तक चलता रहा और फिर इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जी के समय पर ये चीज़ें बदल गई। और अब अगर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को आप देखते हैं और एक अलायंस बना महाविकास आघाड़ी का, तो बार बार कहा जाता है कि ये जो है एक अनयूजुअल अलायंस है, अननेचुरल, अप्राकृतिक अलायंस है। ये अप्राकृतिक अलायंस इसलिए लगता है भाजपा को क्योंकि भाजपा ने हार पहली बार फेस करी है इस तरीके की, जहां पे उनके अलायंस पार्टनर। और एक और बात आपको बता दूं, शुरुआत में जब 80 के दशक से भाजपा का उदय होना शुरू हुआ और शिवसेना के साथ उनका अलायंस हुआ, तो पहले शिवसेना का वोट परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होता था। शिवसेना हमेशा ज़्यादा मजबूत जगह पे होती थी और उनकी सीटें हमेशा इनसे ज़्यादा होती थी, वोट शेयर भी इनसे भाजपा वालों से ज़्यादा होता था। और धीरे धीरे करके ये चीज़ें बदली हैं 2014 में जब मोदी वेव आया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक लोकतंत्र में अगर आप अलायंस करते हैं तो आप कहेंगे कि हम ही बनेंगे मुख्यमंत्री, हमारा ही होगा मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस को इस बात की बड़ी प्रॉब्लम है कि वे सरकार में मुख्यमंत्री बनकर नहीं आ पा रहे। उन्होंने अजीत पवार के साथ जब अलायंस किया था और अजीत पवार जी जो है वो ऐसा लगा जैसे कबड्डी के खेल में होता है ना, कबड्डी कबड्डी करके फिर वापस अपने कैंप में चले गए। और रात को, आधी रात को पूरी प्लानिंग करके सुबह सुबह जब हम उठे तो पता चला जी जो एनसीपी का धड़ा अजीत पवार वाला है और देवेंद्र फडणवीस की भाजपा ने सरकार के लिए शपथ ले ली है। तो उस समय भी जो गवर्नर थे उन पर बड़े सवाल उठे थे और अब गवर्नर अभी भी सवालों के घेरे में ही रहने वाले हैं। मगर देखिए कमाल, तब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि ये उनके बीच में समझौता हुआ था कि भाजपा 2.5 साल मुख्यमंत्री और शिवसेना का मुख्यमंत्री 2.5 साल होगा। लेकिन इस बात पे वे अड़ गए थे भाजपा वाले कि नहीं, मुख्यमंत्री केवल और केवल भाजपा का होगा। इसका मतलब वो सोचते हैं कि हर कोई उनसे नीचे रहे, तो वो मांगते हैं कि भाजपा उनके सबसर्विएंट रहे, उनकी गुलाम की तरह रहे, कि हर तरीके से महाराष्ट्र में मदद मिले उन्हें शिवसेना की, मगर मुख्यमंत्री की कुर्सी में वो ना बैठे। आज मैंने दीपक कारसेकर, उनके जो नेता हैं, जो बागी विधायक बता रहे हैं, उनके अजीबोगरीब बयान पिछले कई दिनों से सुन रही हूँ। कभी कहते हैं कि मैं मतलब प्रवक्ता बनाया गया हूँ और हम पार्टी से अलग नहीं हुए। ये कहना कि हम पार्टी से अलग नहीं हुए, फिर हलफनामा देना सुप्रीम कोर्ट में आज कि हम अलग हैं, तो यानी कि वो पार्टी से अलग हो चुके हैं। लेकिन भाजपा में अभी तक उन्होंने मर्जर नहीं किया, अलग से पार्टी नहीं बनाई, तो ये वही जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि हम उद्धव ठाकरे जी को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। तो भाई ये कैसा वाला सम्मान है जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि भाई उनकी जगह एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये जो जिनको बागी कहा जा रहा है उनके एटीट्यूड में। और ये आपने देखा कि कैसे कभी कोई निकल के चला जा रहा है। मतलब आप एक बात को समझिए, अगर शुरुआत में ये इतना बड़ा गुट गया था सूरत और सूरत से फिर गया गुवाहाटी, तो वहाँ तक तो बात समझ में आई। वहाँ से निकल के 2 लोग आ गए किसी तरह से बच के और उन्होंने कहा हमारी पिटाई विटाई करी उन्होंने, कैलाश पाटिल जी ने और एक और नितिन देशमुख जी ने। लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा कि मतलब सरकार तो महाविकास आघाड़ी की है, होम मिनिस्ट्री है, तो अब जितने बचे हुए इनके लोग हैं उनको तो ये संभाल के रखेंगे। लेकिन फिर भी उनमें से एक आज खबर आई
कि एक जने कोई पाटिल जी हैं वो निकल के फिर चल पड़े गुवाहाटी। तो ये जब इस तरह की खबरें आती हैं तो समझ में नहीं आता कि ये पिछली वाली कबड्डी की तरह चल रहा है या सचमुच में कौन किसको धोखा दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को देखिए, ये चाहते हैं कि ये गुलाम रहे। इसीलिए आज दीपक केसरकर ने एक टेलीविजन चैनल पर ये कहा, और मैंने वो क्लिप देखी है जिसमें उन्होंने कहा कि ये फैसला हुआ था भाजपा और हमारे अलायंस के बीच में कि 2.5 साल उनका मुख्यमंत्री, 2.5 साल हमारा। तो 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रह चुका है और निश्चित तौर पे वो बड़ी पार्टी है भाजपा, इसलिए अब की बार उनका मुख्यमंत्री होगा। तो क्या ये एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार हैं? इसका मतलब ईडी जो है वो सचमुच में अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रही है, अगर इतने दबाव में एकनाथ शिंदे आए हुए हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि एक महिला विधायक का भी इन्होंने वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मतलब वो मुख्यमंत्री जी से कह रही थी कि भाई मेरे को कैंसर हुआ, मुझसे मिलने नहीं आए, कोई नहीं आया। लेकिन आपको बता दूं कि वो ईडी के स्कैनर के तहत है और उनके पति भी ईडी के स्कैनर में हैं और बहुत उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में उन्हें नोटिस मिल चुका है ईडी का। एकनाथ शिंदे को बता दूं कि उनके एक साथी हैं सचिन जोशी, उनको भी अभी कुछ दिन पहले, ये सब कांड करने के पहले 10-12 दिन पहले ईडी का एक नोटिस आया। एक और इनके नेता हैं, उनको, उनकी विधान ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उनको भी ईडी का नोटिस आया हुआ है और उनकी जो 175 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है और उनकी विधान ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो ईडी की जांच के घेरे में है। इसके अलावा और भी ऐसे कई हैं, लिस्ट है पूरी की पूरी, जिनके पास जिनके जो ईडी के जांच के तहत हैं इस वक्त या जिनको नोटिसेस मिले हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन विचारधारा की बात करती है भाजपा नागपुर के म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में मुस्लिम लीग के साथ अलायंस करती है। भाजपा जब अलायंस करती है पीडीपी के साथ जम्मू एंड कश्मीर में, तब सब बढ़िया, और दूसरे करे अलायंस तो दिक्कत है। मगर जो दिक्कत है वो ये है, और हर छोटी रीजनल पार्टी को भी ये समझना चाहिए, मोदी जी चाहते हैं कि देश से छोटी पार्टियां खत्म हो जाएं। मोदी जी चाहते हैं कि देश में एक नेता, एक दल रह जाए, ये वो चाहते हैं। होगा नहीं, पर चाहत उनकी ये है। इसी वजह से इस वक्त उन्होंने पूरा जोर लगवा रखा है, ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र की सरकार को गिरवाने में। भाई भाजपा ने पहले भी तो सरकारें गिरवाई है ना। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी पार्टी में गए कांग्रेस पार्टी से, मगर सरकार तो गिरी। कर्नाटका में आपने देखा सरकार तो गिरी। गोवा में और मणिपुर में पिछली बार ही आपने देखा कि कैसे सरकार नहीं बनाने दिया। आपने उत्तराखंड में उसके पहले देखा कि कैसे सरकार गिराने की पूरी कोशिश करी गई, और मोदी जी के आने के बाद हुआ। और मोदी जी सर्वे सर्वा हैं भाजपा के आज की तारीख में, इसलिए और सरकार में वो प्रधानमंत्री हैं देश के, तो ईडी उनके तहत काम कर रही है, तो ऑब्वियस है कि उन पर सवाल ये उठेगा ही। अब इसमें तथ्य हैं नहीं हैं ये आप डिसाइड करें, लेकिन जो सरकार में है, जो देश का प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है, उसके पास कंट्रोल तो है। एक आखिरी बात, आपको मतलब लगता है कि असम के लोग इस वक्त दिक्कत में हैं, वहाँ पे बाढ़ आ रखी है, मगर मुझे नहीं लगता कि पानी में जो लोग डूब रहे हैं, जिनके घर संपत्ति सब कुछ डूब रही है, उनके मवेशी मतलब जो जानवर हैं वो भी डूब रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी तकलीफ इतनी ज़्यादा लग रही है, ना वहाँ के मुख्यमंत्री को, ना देश के गृह मंत्री को, ना देश के प्रधानमंत्री को, वरना वो ये सब नहीं होने देते। और क्योंकि उन्हें शायद ये लग रहा है कि ये जो मंत्री और विधायक है महाराष्ट्र के, उनकी समस्या ज़्यादा बड़ी है। बड़ा दुखद विषय है। उम्मीद कर रही हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा और इस तरह से जो लोकतंत्र की हत्या चल रही है वो नहीं करी जाएगी। अब एक और बात मैं कह रही हूँ, आखिरी बात, लेकिन एक आखिरी बात और,
ये जो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस करती रहती है और देखती है कि किसके पास कैसा पैसा है, तो ये ईडी आज सो रही है क्या? या मोदी जी से ऑर्डर लेना अभी बाकी है? मोदी जी बाहर घूम रहे हैं, अभी विदेश गए हुए हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश का यश बढ़ाने के लिए बाहर गए हैं, मगर देश के अंदर अगर पैसे का इस तरह से जो दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह से बर्बादी हो रही है जनता के पैसे की, उस पर ईडी का ध्यान नहीं जा रहा है। इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा है, इतने सारे विधायक, कभी 30 थे, कभी 40, कभी 45, न जाने कितने, मेरे ख्याल से 100 भी हो जाएंगे जितने शिवसेना के विधायक नहीं हैं। और ये सब कभी सूरत जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं, रात में चार्टर्ड प्लेन जा रहा है जिसमें एकनाथ शिंदे जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से वडोदरा में मिलने, और उसी दिन गृह मंत्री वहाँ मौजूद होते हैं, अमित शाह जी। तो ये सब चीज़ों में पैसा नहीं लग रहा। 15 दिन का समय, और क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं, उनका जवाब 15 दिन में दिया जाएगा महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा और अन्य जिनको नोटिस दिए गए हैं। पर दुख की बात यह है, ये जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये आपके पैसे, ये हमारे पैसे, टैक्स पेयर के। हम तो बड़ी मुश्किल से मेहनत करके पैसे कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं जितना भी भरते हैं, लेकिन जिस तरह से इस पैसे का दुरुपयोग आज हो रहा है, इस पैसे से हम अग्निपथ के हमारे जो बच्चे हैं उनको अगर 4 साल की नौकरी देने की बात कर रहे थे, उन्हीं को कह देते कि भाई हम पेंशन देंगे। ये सब नहीं हो रहा, केवल और केवल लोकतंत्र की हत्या है ये। और उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में चीज़ें सुधर जाएंगी और जो गलत हो रहा है वो गलत नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि सत्ता में बने रहना है, सत्ता की लोलुपता है। 2024 में देश को बताना है कि मैंने देश को कांग्रेस मुक्त किया। नहीं होगा। आपने ये बताना है 2024 में लोगों को कि मैं देश से परिवारवाद खत्म कर रहा हूँ। आप बताइए, देश में आज़ादी आई थी 1947 में, उनमें से कई लोग नेता होंगे और कई लोग उनके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे अगर नेता बनते हैं, किसी राजनीति में आते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये परिवारवाद हो गया? परिवारवाद तो हर पार्टी में होगा, क्योंकि किसी का बच्चा तो होगा ना कोई। और ऐसा हो सकता है कि एक परिवार में से कोई बच्चा जो है वो किसी फील्ड में चला जाए, डॉक्टर बन गया हो, और उसके बाद उसका बच्चा भी पॉलिटिक्स में आना चाहे, तो ये गलत कैसे हो गया? सोचिएगा और केवल अंधों की तरह बकिएगा मत, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देखकर मत करा करिएगा। याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि शिवसेना और कांग्रेस का 60 के दशक में और 70 के दशक में बहुत ही मजबूत रिश्ता रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप बता सके, जागरूक कर सके और लोगों के अंधेपन को खत्म करने में कुछ योगदान दे सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।